नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में देख रहे हैं आप बाबा रामदास जी को। बाबा जी, आपके ही दरवाजे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, 2024 का लोकसभा चुनाव, और एक चीज हमेशा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और जाए भी क्यों नहीं, 80 सीटें हैं। जिस प्रदेश में 80 सीटें हों, जिस प्रदेश की आबादी विश्व के किसी 5वें या 6वें नंबर के देश के बराबर हो, 25-26 करोड़ की, तो वहां के चुनाव पर विशेष नजर होती है। उत्तर प्रदेश में लगभग भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकटों का वितरण कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे टिकट अभी भी बाकी हैं जिन पर सस्पेंस बरकरार है। उन्हीं में से एक सीट है डब्ल्यूएफआई के भूतपूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की। बाबा जी, ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ऐसा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी का टिकट 2 महीना पहले ही फाइनल हो चुका था, फाइनल कर दिया था पार्टी ने। और मतलब आप ये ब्रेकिंग दे रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है? दे रही नहीं है सर, दे चुकी है। तिलक बरच्छा हो गया। लड़का लड़की आजकल सीसीडी में बैठ के रोज 2-3 घंटा गुटरुगु करते हैं, काफी पीते हैं, एक आध तो चुम्मा भी ले लेते हैं। 3 महीना पुरानी बात हो गई सर। कहाँ आप लोग कमने उसमें खोए हैं। 3 महीना पहले टिकट डिक्लेयर हो गया था। डिक्लेयर इन द सेंस, अच्छा, ठीक। शादी ब्याह तिलक बरत, शादी नहीं हुई है, कार्ड कर नहीं दिया ना छपा आपने है। बाबा जी, कर दिया ना आपने सेंस की बात। इन द सेंस की ही बात मैं कह रहा हूं। जब आप ये कह रहे हैं कि तिलक बरच्छा सब कुछ हो चुका है, तो देखिए लिविंग रिलेशनशिप भी अब इस देश में लागू है। लागू होने को मान्य है, संवैधानिक है। अब भाई संवैधानिक होने का क्या कहिएगा, थर्ड जेंडर भी संवैधानिक हो गया है। ट्रेन में उनके लिए बाकायदे पर्चा और रिजर्वेशन में वो जगह रहती है। 377 भी अब संवैधानिक है। तो संवैधानिक तो बहुत कुछ है, लेकिन टिकट दे दिया गया, ये कब माना जाता है? जब बाकायदे पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जारी हो जाए और टिकट कंफर्म कर दिया जाए, तब जाके माना जाता है कि टिकट जारी हो गया। क्यों नहीं ऐसा हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ? घोषणा क्यों नहीं है ऑफिशियल? वो इसलिए नहीं हुई कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जिनका काम है थूको और भागो, स्पिट एंड स्कूट। मतलब किसी पर भी कोई भी झूठा फर्जी आरोप लगाओ अपने निजी व्यापारिक हितों के लिए, अपने फायदे के लिए, किसी पर भी कोई झूठा आरोप लगा दो तो और उसका फिर मीडिया ट्रायल शुरू कर दो। ब्रजभूषण शरण सिंह उसी राजनीति, उसी गंदी घिनौनी घटिया गलीच राजनीति का शिकार हुए हैं। और जो पहलवानों ने उनके ऊपर गंदे घटिया घिनौने गलीच आरोप लगाए थे, अब सब हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो ऐसे केसेस में बहुत जल्दी फैसले नहीं देता है। तो सब जब तक फैसला नहीं है तब तक एक्यूज्ड तो ही है बेचारे। और सबसे बड़ी विडंबना कि जब आरोप लगता है तो अखबार के फ्रंट पेज पे 8 कॉलम की यब मोटी हेडलाइन छपती है, परंतु जब वही व्यक्ति बरी होता है या उसका जब खंडन आता है तो वो कहीं 5वें पेज पे है 1 कॉलम की 5 सेंटीमीटर की कहीं खबर छपती है कि फलाने जौनहान वो बाइज्जत बरी हो गए। तो ये विडंबना जो है ना, आज समस्या ये है कि कहीं भी आप सुन लीजिए तो ब्रजभूषण सर ने बेटियों के साथ ऐसा कर दिए, है भाजपा उनको बचा रही है या कर रही है। तो सब अब बात ये कि भाजपा अच्छी तरह जानती है सच्चाई क्या है। पर बात ये ना कि जब आपके ऊपर ऐसे आरोप लग जाते हैं तो आप किसका मुंह पकड़ेंगे भाई, है? और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। जी देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ, और आज सुबह ही वो मैंने आपको भी भेजा था। यहाँ एक बहुत
सरकार की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड, उनके सूचना विभाग की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्टों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। सुबह एक उसमें फॉरवर्डिंग आई, मैं उसको जरा पढ़ देता हूँ। लखनऊ, ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर होंगे बीजेपी के प्रत्याशी, सूत्रों के अनुसार कैसरगंज से ब्रजभूषण ही होंगे प्रत्याशी। 19 अप्रैल का हो रहा है इंतजार। भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया ग्रीन सिग्नल। उन्हें कह दिया गया है कि चुनाव आप ही लड़ेंगे कैसरगंज से, आपको 19 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हो जाएगा। इस समय पहले टिकट घोषित करके जाठों को नाराज नहीं किया जा सकता। ये सूत्रों के हवाले से ये सर्कुलेट हुई है एक बात। कोई अर्थ है इसका? ये मतलब थर्ड क्लास का घटिया तर्क है। मतलब एक मिनट, 19 अप्रैल को घोषणा कर देंगे तो जाट नाराज नहीं होंगे। इनका जो चुनाव है, कैसरगंज का चुनाव 5वें चरण में है, हरियाणा में 6ठे चरण में है। सर ये तर्क नहीं है, ये एक फीड आती है जर्नलिस्टों के ग्रुप में। आजकल के जर्नलिस्ट जो है ना, उनको मैं क्यों, आप मेरे मुंह से आजकल के जर्नलिस्टों के लिए बहन महतारी गारी सुनवाना चाहते हैं। मैं पहले ही बहुत सुधरने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं जो हूं सुधर जाऊं। आप लोग अभी भी मुझे अघोरी बाबा ही बना के रखना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अघोर का जो है प्रसाद यहाँ वितरण कर दूं। नहीं तो क्या आप मतलब अघोर पंथ छोड़ के गृहस्थ आश्रम में वापस जा रहे हैं क्या? मैं गारी फक्कड़ नहीं देता हूं आजकल चैनल पे अपने, तो जर्नलिस्टों का नाम मत लीजिए। इन सब की कोई औकात नहीं रह गई है, इन सब की रिपोर्टिंग में कोई दम ही नहीं है। एक बात बताइए ना, 19 तारीख को घोषणा हो जाएगी तो जाट नाराज नहीं होंगे? अच्छा ठीक है, तो काउंटर ले लीजिए, काउंटर ले लीजिए। अगर 19 तारीख को घोषणा हो जाएगी तो आप कह रहे हैं कि एकदम व्यर्थ चीज है, तो पहली लिस्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह की घोषणा क्यों नहीं हो गई, जब आप ये बता रहे हैं कि तिलक बरच्छा 3 महीने पहले चढ़ चुका? सर बात यह है कि उनके नाम की घोषणा उस दिन होगी, मुझे ऐसा लगता है, जिस दिन उनके नामांकन, उनके कैसरगंज के नामांकन का अंतिम दिन जब होगा ना, मुझे लगता है कि उस भीड़ भाड़ में चुनाव होगा अपनी एकदम शबाब पे। इतनी हेडलाइन होगी कि इनहू के टिकट मिल गल, ये हेडलाइन हेरा जाएगी, भीड़ में गुम हो जाएगी। और देखिए, चुनाव की गर्मा गर्मी में बहुत चीजें निकल जाती है ना, वो ये होगा। अदरवाइज पर डिले करने का कारण एकमात्र यही है कि आज की तारीख में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, चुनावी चर्चाओं में अखबारों की सुर्खियां काम का क्यों बनना है। इसलिए उनको बोल दिया गया है कि भैया, अब जैसे मैं, जहां तक मैं एक बार कहीं मीटिंग हो रही थी, उन्होंने बोला अरे अब आपके जैसे लोग भी टिकट मांगेंगे, तब तो हो चुकी राजनीति है, जाइए अपना काम कीजिए। और मैं दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहता हूं, फेसबुक पे ब्रजभूषण शरण सिंह टाइप कीजिए तो ब्रजभूषण शरण सिंह का पेज खुल जाता है। पिछले 3 कार्य दिवस में, 3 दिन में 140 सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिए हैं अपने क्षेत्र में। उनके चुनाव प्रचार को देख लेंगे तो अच्छे अच्छे लोगों को आनी आ जाएगी, जो रिस्पांस उनको अपने। और सुनिए, और उनका वो पॉलिटिशियन नहीं है, ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठे बैठे एक ट्वीट कर दिया हो गया। वह आदमी 5 साल, जिस दिन चुनाव जीत जाता है ना, उसके अगले दिन फिर चुनाव प्रचार पर निकलता है। कहने का मतलब अपने क्षेत्र में वह आदमी, उसके जीवन का रूटीन है सुबह 9 बजे खा पी के क्षेत्र में, और शाम को 5 बजे, चाहे कुछ हो जाए, अंधेरा होने से पहले घर, धुंधलका होने से पहले। अंधेरा तो बहुत बात की बात है, ये जीवन का नियम। ठीक है। अच्छा, आपने हल्का सा जिक्र छेड़ा था, उसके बाद आप दूसरी तरफ निकल आए। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेके जिस तरीके से महिला पहलवान या बाकी पहलवान जो धरनाजीवी पहलवान थे, हमने आपके साथ उस पूरे मैटर को बहुत फॉलो किया, प्रारंभ पर भी फॉलो किया, आपके यहाँ भी फॉलो हुआ, खूब सारे वीडियो चर्चाएं की हम लोगों ने।
और उससे मेरी समझ, जो कि मेरा कुश्ती से बहुत लेना देना नहीं था, और मैं ईमानदारी से कहूं तो मेरा कोई बहुत ज्यादा कुश्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इतने कंटेंट करने के बाद मैं अब कुश्ती के प्रति जो है अपने आप को ये मानता हूं कि मेरे अंदर एक इंटरेस्ट जग चुका है। बहुत दिनों से बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और वो विनेश फोगाट, इनके एक्टिविटीज का पता नहीं चल रहा है। डब्ल्यूएफआई फिर से बहाल हो गई, वो सारी चीजें हैं, आपके यहाँ वीडियो बना। लेकिन ये थूको और भागो वाली जो राजनीति उन्होंने किया, मैं राजनीति शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो आंदोलन नहीं था, वो विशुद्ध एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जो बैक्ड बाय कांग्रेस था, बैक्ड बाय हुड्डा फैमिली था। उनकी क्या हालत है? ब्रजभूषण जी की राजनीति उनकी जगह है, वो सिटिंग सांसद है, उनको आपने बहुत दृढ़ता से कह दिया, और मैंने भी उस बात को कंफर्म किया कि उनको टिकट मिल रहे हैं, और आपने दर्शकों को उनके फेसबुक पेज का हवाला दिया। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो लगातार पिछले 4-5 दिन से बेहद सक्रिय हैं, लंबा काफिला उनका चल रहा है, जो उनकी अपनी राजनीति की स्टाइल है, प्रचार की स्टाइल है। लेकिन वो थूको भागो मंडली, वो थूको भागो गिरोह, वो किस हैसियत पर खड़ा है इस समय? सर, उनकी न कोई राजनीतिक या सामाजिक औकात बची थी, न है, न आगे होगी। देवर रियल स्टार्स, वो तीनों सचमुच स्टार थे, कुश्ती के सिरमौर थे और हमारे युवाओं के लिए आदर्श थे। पर जब तक उनका व्यवहार आदर्श था, उन्होंने पूरी कुश्ती को कलंकित किया, ये झूठे घिनौने आरोप लगा के, और आज इसको हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। सिर्फ उनके आरोपों का पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भाजपा के, मैं उसमें भी ब्रजभूषण सिंह नहीं बोलूंगा, भाजपा के राजनीतिक विरोधी उनके आरोपों का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उनकी चर्चा करते हैं, परंतु वह उनका एक बहुत ही घिनौना राजनीति थी। उन्होंने सिर्फ ब्रजभूषण सिंह पर आरोप नहीं लगाए सर। ब्रजभूषण सिंह तो एक बहुत छोटी सी एंटिटी है, उन्होंने भारतीय कुश्ती को कलंकित किया, भारतीय खेल को कलंकित किया। पूरी दुनिया में यह मैसेज गया कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित देश नहीं है, पूरे देश को कलंकित किया। मतलब एशियन चैंपियनशिप होने जा रही थी नई दिल्ली में, और इन लोगों ने मेल लिखी यूडब्ल्यूडब्ल्यू को कि इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर वुमेन, और भारत से एशियन चैंपियनशिप का आयोजन छीन लिया गया। इससे देश कलंकित हुआ, और किस लिए? WFI पे कब्जा कर रहा था। उसके बाद पिछले 6 महीने में, 8 महीने में जो WFI पे कब्जे की पूरी लड़ाई हुई है, ये मैंने इस पे कम से कम 100 वीडियो बनाया है, मेरे दर्शक वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और अभी एक पहले वो लड़ाई चल रही थी, ठीक बात, अभी भी वो लड़ाई चल रही। ठीक बात, ठीक बात। मैंने जानबूझ के वो सवाल इसलिए आपसे पूछा कि जरा दूसरे खेमे का भी पता चले, जिसकी वजह से एक मानसिक प्रताड़ना, एक सामाजिक प्रताड़ना और राजनीतिक प्रताड़ना भी मैं कहूंगा ब्रजभूषण शरण सिंह को झेलनी पड़ी है। और आज भी जो व्यक्ति डिजर्व करता हो कि अपनी पार्टी की पहली लिस्ट में, कैंडिडेट वाली लिस्ट में उसका नाम हो, वो आज भी बिना घोषित हुए प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अनऑफिशियली उनको बता दिया गया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कम से कम संगठन के रूप में, क्या आप ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को ओन किया, टिकट दिया, तो नैतिक जमीन पर भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में कम से कम इस मामले में साथ खड़ा है, और वो समझता भी है, वो समझ भी रहा है, चाहे वो जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार मंत्रियों और तमाम लोगों की बात कर रहा हूं जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, कम से कम उनको ये पता है कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल पता है। पार्टी जितना कर सकती थी उसने उतना ब्रजभूषण शरण सिंह को ओन किया, साथ दिया, ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ी थी, क्योंकि पार्टी को पता था कि आरोप झूठे हैं। देखिए एक बात बताऊं, कानून अपने हिसाब से काम करता है, ये तो आपको पता है, परंतु सच्चाई क्या है ये तो सर मैं, आप और जज साहब सब जानते हैं। सच्चाई पता लगाने के बहुत से तरीके होते हैं। अच्छा, आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं ये तो सर हम लोग सभी लोग पता लगा लेते हैं कि सच्चाई क्या है।
तो सर पार्टी को भी पता है कि सच्चाई क्या है, कहां से क्या पॉलिटिक्स हो रही है, कौन लोग इन्वॉल्व है, आरोप क्यों लगाए गए, आरोपों के पीछे मंशा क्या है। और सर मैंने तो जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है उसका एक एक शब्द पढ़ा है, शब्द। हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोगों ने वीडियो पे डिस्कस किया है, सामने रख के डिस्कस किया है। अच्छा, ओवरसाइट कमेटी की जो जांच हुई है वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उस पर मैंने डिस्कशंस किए हैं, है? अच्छा, मजे की बात, इतने लोग टिप्पणी करते हैं, मैं सबसे पहले एक बात पूछता हूं, चार्जशीट पढ़ी है? नहीं। ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है? नहीं। आरोप क्या है ये पढ़े हैं? एफआईआर पढ़ी है? छोड़ो चार्जशीट, छोड़ो। अच्छा, आरोपी क्या नाम, विक्टिम्स कितने हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं? नहीं। बड़े बड़े पत्रकारों को जो टिप्पणियां कर देते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े वकीलों को मैंने देखा, कई वकीलों से मेरी बहस हुई, मैंने कहा डू यू नो द इवन द एबीसी ऑफ द केस। और मैंने कहा आप लोग जो है जजमेंट देने लग जाते हैं, मीडिया ट्रायल चलाते हैं, किसी को भी जो है दोषी और पता नहीं क्या क्या घोषित कर देते हैं, हैं? कहते हैं अगर इतने सारे लोगों ने आरोप लगाए हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी, ये कोई लॉजिक होता है? आप बताइए ना। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे आरोप लगा के आप एक व्यक्ति को, उसके परिवार को और उसके संगठन को, पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मैंने पहले ही कहा और किसको नहीं घसीटा गया इस मामले में। इस मामले में ब्रजभूषण जी को घसीटा गया, इस मामले में गृह मंत्री को घसीटा गया, इस मामले में खेल मंत्री को घसीटा गया, प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा गया। और एक समय तो मीडिया ने वो गंद मचा दी थी कि जब उस लड़की ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, साक्षी मलिक या विनेश फोगाट, उसने ये दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री के साथ जब हम मिले थे तो हमने कान में फुसफुसा के ये शिकायत की थी। और इस देश की मीडिया कितनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, कितनी छिछले तरीके से काम करती है बाबा जी, कि एक समय कुछ पत्रकारों ने, कुछ चैनलों पर ये तक बात आ गई थी कि भी इसमें तो प्रधानमंत्री की गवाही होनी चाहिए, यानी पार्टी प्रधानमंत्री तक को बनाने की स्थिति आ गई थी। इन लोगों ने प्रयास किया था। अच्छा, अब आते हैं जरा वापस ब्रजभूषण सिंह पे। उनकी जो कैसरगंज सीट है, अयोध्या से लगी हुई सीट है। देखिए, ब्रजभूषण जी अपना चुनाव किस तरीके से लड़ते रहे हैं, कैसे वो जीतते रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन नवरात्र चल रहा है साहब, 17 तारीख को रामनवमी है, श्री राम लला विराजमान अपने मंदिर में आसीन है, पूरे देश में वो माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो राम के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे, मैं साफ तौर पर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही ना वो अकेली पार्टी है जिसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में सालों से, दशकों से रामलला के मंदिर के निर्माण की बात लिख के दिया है इस देश के सामने और चुनाव लड़ी है। तो अब मंदिर बना देने के बाद वो राम के नाम पर चुनाव क्यों न लड़े? उसे राजनीतिक अधिकार भी है, उसे नैतिक अधिकार भी है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बारे में डब्ल्यूएफआई और ब्रजभूषण शरण सिंह, इसके अलावा उनकी राजनीतिक जो स्टाइल है, उनकी जो राजनीतिक जो क्रियाकलाप है, उसके बारे में वो एक भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी हैं। इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता। आप ब्रजभूषण शरण सिंह जी को लगातार फॉलो कर रहे हैं। राम मंदिर से और राम मंदिर आंदोलन से भी बताया जाता है उनका कोई पुराना नाता है और उनका जुड़ाव है, रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि कई दिन से भाजपा में आए, ये तो फलाने कभी पार्टी में, ये तो फलाने पार्टी में थे कभी। क्या है राजनीतिक चरित्र ब्रजभूषण शरण सिंह जी का? 1989 में जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे तो अयोध्या मंडल में उस रथ यात्रा का पूरा आयोजन युवा ब्रजभूषण शरण सिंह ने ही किया था, वही उसके इंचार्ज थे। और पूरे इलाके में जब तक यात्रा रही, उस यात्रा का पूरा आयोजन
कहां से आएगी, कहां जाएगी, कहां रुकेगी, कहां कितने लोग खाना खाएंगे, कहां सोएंगे, पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी। और राम मंदिर आंदोलन के सबसे अग्रणी युवा नेताओं में रहे हैं, फिर वो चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे संघ के लोग हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हों। और का मतलब क्या नाम, रथ यात्रा से लेके कार सेवाओं तक, उसके बाद बाबरी विध्वंस, उसके बाद जितना भी मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद रामशिला पूजन हो, एकात्मता यात्रा हो, और उसके बाद वो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा वो वाला पूरा एरा हो, और उसके बाद यहां निर्माण तक ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह पल पल राम मंदिर मूवमेंट के अग्रणी नेता रहे। ठीक बात। और मैं दर्शकों को बताऊं, अगर आप ब्रजभूषण शरण सिंह जी के जो उनका घर है जहां वो रहते हैं नंदिनी नगर, तो अगर आप अयोध्या से, और आपने जब कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, तो मुझे याद आ गया, मैं भी मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से एक कैदी के रूप में जाना जाता हूँ। अगर कहीं टेक्निकल निकले तो जेल में से नाम निकलेगा एक कार सेवक की गिरफ्तारी। बहरहाल, ये वही पुराना पुल है जो पक्का घाट वाला पुल है, जिस पुल को अयोध्या से पार करके आप नंदिनी नगर के लिए जाते हैं, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह जी का घर है। ये वही पुल है। न जाने क्यों मैं जब राम मंदिर पर बात करता हूं तो अजीब सा लगता है मुझे। ये वही पक्का पुल है बाबा जी, जिसको मुलायम सिंह ने राम भक्तों की गोलियों से लाल कर दिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि रामलला विराजमान, जो एक छोटे से डिपोनेंट के तौर पर अपनी घर का, अपने मंदिर का मुकदमा लड़ रहे थे, उनके पड़ोसी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। क्या आपको ऐसा लगता है, या अब ये आप कह सकेंगे इस चरित्र को बांचने के बाद ब्रजभूषण जी के, कि पार्टी क्यों उनके पीछे खड़ी है, संगठन क्यों उनके पीछे खड़ी है पूरी नैतिकता के साथ? ये शायद वो योगदान है, राम जी के नाम पर गिलहरी वाला योगदान। एक युवा ब्रजभूषण, रामलला का एक पड़ोसी ब्रजभूषण शरण सिंह। आप मेरे कहने का भाव समझ रहे हैं ना भाई? देश में कहीं भी बैठ के रामलला का जो मंदिर आंदोलन था, जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था, जो बीएचपी ने चलाया था, उसमें लोगों का, असीम लोगों का सहयोग था। लेकिन फिर भी होता है कि मौका वारदात पर मौजूद एक व्यक्ति, एक पड़ोसी, वो तो, उसका तो योगदान एक दूसरे स्तर का होता है। क्या आपको लगता है कि राम जी की कृपा है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और आज पार्टी, संगठन, उनका खुद का परिवार, और मैं कहूंगा उनकी जनता, वो सब उनके साथ खड़े? बिल्कुल, आप उनके उनके पेज पे जो उनकी जो जनसंपर्क आजकल वो कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताऊं सर, ये जनसंपर्क आज उनके जनसंपर्क में जो भीड़ उमड़ रही है ना, ये रोज उमड़ती है। साल के 365 दिन, 5 साल, मैंने बोला ना, वो प्रतिदिन ऐसे ही अपने जनता से मिलते हैं। अगर वो अयोध्या गोंडा में है, नंदिनी नगर में है, तो वह सुबह 9 से लेके शाम 5 तक क्षेत्र में रहेंगे और प्रतिदिन 20-30 कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, और हर कार्यक्रम में ऐसे ही भीड़ उमड़ती है। और पिछले 25-30 सालों से यही चल रहा है। ही इज नॉट अ ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन। एग्जैक्टली सर। और इसका छोटा सा अनुभव तो मुझे भी है। जब मैं आपके साथ उनके यहाँ एक खेल का आयोजन था नंदिनी नगर में, जो उन्होंने खेल के लिए, कुश्ती के लिए और बाकी खेलों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, शानदार है। और उनकी जो एक्टिवनेस है वो देखने को मिलती है। मैं भी आता जाता रहता हूँ, मुझे भी पता है कि कैसरगंज जो लोकसभा पूरा संसदीय क्षेत्र है, वहां ब्रजभूषण शरण सिंह की क्या इमेज है एक राजनीतिक नेता के रूप में। बहरहाल, उनको लोग नेता तो मानते नहीं है, उनको अपना अगुआ मानते हैं। उम्र के हिसाब से कोई उनको बड़ा भाई मानता है, जो बुजुर्ग है उनको बेटा मानते हैं। तो क्या आपको अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए ये बात, अगर मैं कह रहा हूं तो गलत तो नहीं कह रहा हूं, कि यह चरित्र हनन का जो प्रयास किया गया सो कॉल्ड पहलवानों द्वारा, और पहलवान कहने में भी मुझे शर्म आती है,
कांग्रेस ने बैक किया था। कांग्रेस ये चाहती थी कि एक राम भक्त को उसका कैरेक्टर असैसिनेट करके उसको खत्म कर दो, राजनीतिक रूप से खत्म कर दो, व्यक्तिगत रूप से खत्म कर दो, पारिवारिक रूप से खत्म कर दो, और राम जी की कृपा हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल। और आप 4 जून को देख लीजिएगा, अभी जिस दिन उनका टिकट डिक्लेयर होगा उस दिन देख लीजिएगा, और उसके बाद जब 4 जून को रिजल्ट आएगा उस दिन देख लीजिएगा। ठीक बात सर, कुछ और जोड़ेंगे आप? नहीं, मैं इतना, और मैं सर इतना जानता हूं कि ब्रजभूषण सिंह किसी पार्टी के टिकट के मोहताज नहीं है, वह जन नेता है। क्यों ये मैंने बात अपनी आंख से देखी है, क्योंकि उन्होंने वाकई अपने उस क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है और 30 साल से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। तो सर वो उनको पार्टी नहीं जिताती है, जनता जिताती है सर, वो वाकई जनता के नेता है। ठीक बात है, जनता जिताती है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक जन नेता को अपने यहाँ पार्टी अगर इस तरीके से पैक कर रही है तो उस पार्टी का भी सम्मान है, उस पार्टी के डिसीजन मेकर्स और उनके संगठन का भी सम्मान है कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के कठिन समय में, देखिए राजनीति होती है सर, किसी को एक सीट जीतनी है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन को 500 प्लस सीटों पर काम करना है, तो ये रणनीतियां होती हैं, निश्चित तौर पर होती हैं, एंड दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। राजनीति युद्ध होता है सर, इलेक्शन महायुद्ध होता है, तो ये लोकतंत्र का महापर्व है। उसी के साथ साथ ये लड़ने वालों के लिए यानी पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए ये एक युद्ध भी होता है। बाबा जी आपने, क्योंकि बहुत सारा एक बज़ क्रिएट था कि ब्रजभूषण शरण सिंह का, कुछ लोग व्यंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग अजीब सी कर रहे हैं, एक अजीब सी बेहूदी बात भी चल रही है जातियों को लेके कि यहाँ नाराजगी वहां नाराजगी। संयोग से ब्रजभूषण जी भी उसी खेमे से आते हैं, उसी, अगर मैं जातियों की बात करूं तो हालांकि ये बहुत हल्की और सस्ती बात है, मैं इसको बाई नहीं करता, मैं बिल्कुल इसका टेकर नहीं हूं, और मैं इस पर कोई कंटेंट करने के मूड में नहीं हूं कि कौन नाराज है कौन नहीं नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के एरा में जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक उभार हुआ है, वहां सनातन का एकीकरण हुआ है, हिंदू का एकीकरण हुआ है, जाति बंधन टूटे हैं, जातियों की एकता हुई है, और शायद यही वजह है कि विपक्ष अलग अलग तरीके से इस तरह के विखंडन का प्रयास करता है, और उसी में से ये सारी चीजें भी है जिसे न ध्यान देना चाहिए, न इस पर कान देना चाहिए, और न इस पर अपनी उंगलियों को परेशान करना चाहिए किसी सोशल मीडिया पे 2-4 शब्द टाइप करने में। बाबा जी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दर्शकों ये आप पर है, ये आज की चर्चा कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हमें और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दें। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय जय श्री